अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम रखे, आमीन। सो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़, एज यू नो दैट वी आर हैविंग आवर चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स। सो आवर टुडे टॉपिक इज़ न्यूटन सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। As we have yesterday we have discussed about the Newton first law of motion, that is also known as the law of inertia. So by using the law of inertia we have some knowledge about Newton's second law of motion. Okay students, so first of all you can see that Newton's second law of motion, Newton first law indicate if no net force act on a body then the velocity of object remain unchanged. यहाँ पर बेटा ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही तो उसकी वेलोसिटी ऑब्वियसली अनचेंज रहेगी। जब तक फोर्स नहीं लगेगी बॉडी मूव नहीं करेगी, बॉडी मूव नहीं करेगी तो वेलोसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी, जब वेलोसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी तो बॉडी इज इन इट्स अनचेंज डायरेक्शन। ठीक है। सो बेटा सेकेंड लॉ डील्स विद द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी विच अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी। सो सेकेंड लॉ एक्सेलरेशन को डील करता है, क्योंकि बेटा जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी किसी बॉडी के ऊपर तभी वो जो बॉडी है वो फोर्स को जो है वो अपना ऑब्जर्व करेगी या फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होगी। तो बेटा इसकी जो स्टेटमेंट है, एज यू कैन सी दैट इफ अ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट एक्सेलरेट्स द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। कि अगर बेटा कोई एक्सटर्नल फोर्स, बैरूनी फोर्स अगर किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रही है, ठीक है, तो बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करेगी जिस डायरेक्शन में फोर्स है। अगर फोर्स इधर को है बॉडी राइट साइड को मूव करेगी, अगर फोर्स लेफ्ट को लग रही है ओबियसली बॉडी लेफ्ट साइड को मूव करेगी, अगर फोर्स अप लग रही है बॉडी अप मूव करेगी, अगर फोर्स डाउन लग रही है तो बॉडी डाउन मूव करेगी। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर है। नेक्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अब बच्चों ये वाली जो बात है ये जरा ध्यान से समझिएगा कि जो एक्सेलरेशन है ये तब प्रोड्यूस होती है जब बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाए। ठीक है बेटा, तो एक्सेलरेशन और फोर्स यानी कि जितनी ज़्यादा फोर्स उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन, या जितनी ज़्यादा एक्सेलरेशन उतनी ज़्यादा फोर्स। I have told you the relation of directly proportional and inversely proportional. It's mean that कि फिर इनका बेटा रिलेशन क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हुआ। ऐसे ही है बच्चों। तो ये वाली बात आप देखें कि फोर्स और जो है ये मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे के साथ क्या होंगे बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। और बेटा ये जो एक्सेलरेशन है ये मैस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कि जितना ज़्यादा मैस उतनी कम एक्सेलरेशन, जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन उतना कम मैस। यानी कि अगर बॉडी का मैस कम है तो वो ज़्यादा दूर तक फेंका जा सकता है, और अगर बॉडी का मैस ज़्यादा है तो वो कम दूरी तक फेंका जा सकता है। अगर एक्सेलरेशन ज़्यादा कर देंगे तब उस भारी मास को हम ज़्यादा दूरी तक फेंक देंगे। तो बच्चों ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जो रिलेशन है ये भी आप लोगों को मैंने एक मरतबा रिमाइंड करवा दिया। सो कम बैक टू द टॉपिक, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैस ऑफ द बॉडी। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर है। उसके बाद सो इफ अ नेट फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एफ एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ मैस एम, यानी कि अगर कोई मैस एम के ऊपर कोई मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ एक्ट कर रही है तो ऑब्वियसली द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन विल प्रोड्यूस। सो मैथमेटिकली एज यू कैन सी दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। यानी कि बच्चों जितनी ज़्यादा एक्सेलरेशन उतना ज़्यादा फोर्स। और बच्चों ये मैथमेटिकल प्रूव ये आप लोगों ने करना है। ठीक है बच्चों। सो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैस। बच्चों ये वाली इक्वेशन 1 कह सकते हैं आप, इसको बच्चों इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जब हम बच्चों कंपेयर कर लेंगे, इट्स मीन दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस। दोनों में एक्सेलरेशन सेम है, लेफ्ट साइड पर आ गई, राइट साइड पर फोर्स और मैस का जो है वो रिलेशन हमने ड्राइव कर लिया।
तो बच्चों कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आया जब ये ख़त्म किया, दैट इज़ के इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो अकॉर्डिंग टू द एसआई यूनिट्स, एसआई यूनिट अब हमने बेटा लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, उससे पहले भी पढ़े हैं कि फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। मास का एसआई यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है। एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इट्स मीन दैट अब ये वाली इक्वेशन में ये सारी की सारी बेटा वैल्यूज देख लेते हैं। के की चूँकि बेटा वैल्यू के इज इक्वल टू 1 आ गई, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गई या 4m, ठीक है। तो ये अब बेटा यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर हो गया मल्टीप्लाई। तो f इज इक्वल टू एम ए का बेटा रिलेशन हमारे पास ड्राइव हो चुका है, ठीक है बेटा। अच्छा बच्चा, उसके बाद नेक्स्ट है कि फर्स्ट लॉ प्रोवाइड द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, के फर्स्ट लॉ से हम फोर्स की बच्चों डेफिनेशन जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। दैट इज अ फोर्स प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन इन अ बॉडी। ऑब्वियसली वी हैव लर्न मेनी टाइम्स दैट फोर्स प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन अ बॉडी, ओके, बाय द सेकंड लॉ ऑफ मोशन दैट इज एफ इज इक्वल टू एम ए। यहाँ से आप लोग देख सकते हो एफ इज इक्वल टू एम ए का रिलेशन, जो बच्चों ये वाला हमने ऑलरेडी अभी पढ़ के हटे हैं। वी कैन कैलकुलेट द फोर्स मैथमेटिकली, तो हम फोर्स की मैथमेटिकल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, तो उसमें हम लोग f की वैल्यू, m की वैल्यू या a की वैल्यू, इनमें से एक अननोन होगी, एक नोन होगी और दो नोन होगी, सॉरी, तो हम इनमें से इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, या मास निकाल सकते हैं, या एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, या फोर्स निकाल सकते हैं, या अगर ये तीनों दी गई हो तो कोई फोर्स चीज़ है वो आपको दे सकता है कि दैट यू हैव टू फाइंड इट। तो बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, ठीक है। तो न्यूटन जो है ये फोर्स हुआ, फोर्स का यूनिट हुआ। तो न्यूटन की डेफिनेशन लास्ट टाइम भी पढ़ी थी, अब फिर पढ़ लेते हैं कि 1 न्यूटन इज द फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ 1 किलोग्राम। तो बच्चों अगर कोई बॉडी का मास 1 किलोग्राम है और उसके अंदर जो एक्सेलरेशन है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, डेफिनेटली दैट विल बी द 1 न्यूटन। तो इसका हमने ऐसा यूनिट लास्ट टाइम ड्राइव किया था, 1 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन इज इक्वल टू। अच्छा बच्चों, इसके बाद है इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी है। ये वाला बच्चों जो टॉपिक है दैट इज ऑन द पेज नंबर 59। अगर आप लोग बच्चों अपनी बुक्स ओपन करेंगे ना तो पेज नंबर 59 के ऊपर न्यूटन सेकंड लॉ गिवन है, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक है पेज नंबर 60 के सबसे ऊपर है, दैट इज, ये मैंने इधर लिखा भी हुआ है, इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उसका इफेक्ट बॉडी के ऊपर बच्चों उतना ही ज़्यादा होगा, जितनी कम वेलोसिटी होगी उसका इफेक्ट बॉडी के ऊपर उतना ही कम होगा। अगर वक्त के साथ साथ जो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है ये डिक्रीज करती जाए तो उसको डी एक्सेलरेशन भी कहेंगे, क्योंकि हमने एक्सेलरेशन में यूनिट नंबर 2 में पढ़ा था कि नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड डी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन नेगेटिव बच्चों कब होती है, एक्सेलरेशन बच्चों नेगेटिव तब होती है जब उसमें उसकी जो वेलोसिटी है उसमें कमी आनी शुरू हो जाए, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक्सेलरेशन की डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो डी एक्सेलरेशन ऑब्वियसली यही कॉन्सेप्ट दे रही है कि अगर बच्चों वेलोसिटी में डिक्रीमेंट आ रहा है, वेलोसिटी में नेगेटिविटी आ रही है या वेलोसिटी कम हो रही है, सो दैट इज नोन एज द डी एक्सेलरेशन। तो इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी इज दैट द डी वेलोसिटी या डी एक्सेलरेशन इज आल्सो हैव इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो डी एक्सेलरेशन होगी, अगर वेलोसिटी ज़्यादा हो रही है तो एक्सेलरेशन होगी। बच्चों ये पेज नंबर 60 के ऊपर एक छोटा सा 3-4 लाइनों का पैराग्राफ है, उसमें ये कॉन्सेप्ट गिवन है जैसा मैंने आपको बताया। ओके बच्चों, ये था हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो कम बैक टू द न्यूटन थर्ड लॉ। बच्चों आप लोग देख सकते हो कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इसकी स्टेटमेंट है, इन था ये आसान टॉपिक, और ये अगर आपको शॉर्ट में आ जाए तो आपके ये 2 नंबर बेटा मुफ्त के हैं, और अगर ये आपको आ जाए इसका प्रूव तो ये आपने यहाँ तक मैथमेटिकल प्रूव बच्चों करना है। ओके, सो लेट्स डिस्कस द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन, के हर अमल का एक रद्द अमल होता है। अगर कोई आपको डांटता है आपको गुस्सा आता है, अगर कोई आपसे प्यार से बात करता है आपको खुशी होती है, अगर कोई आपको इग्नोर करता है आपको बुरा फील होता है। इट्स मीन दैट कोई एक्शन कर रहा है तो बदले में आप रिएक्शन दे रहे हो। यही न्यूटन का बेटा थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है बच्चों। सो एज यू कैन सी द स्टेटमेंट दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन, के हर एक अमल का रद्द अमल होता है।
अब पेज नंबर 60 के ऊपर बेटा एक छोटी सी एग्जांपल है, ठीक है। एक स्प्रिंग गिवन है, स्प्रिंग को दोनों साइडों से एक दो हैंड्स है उन्होंने पुश किया हुआ है, ठीक है। फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी द स्प्रिंग हैज बीन कंप्रेस्ड, ओके। सो ये आई हैव ड्रॉन अ डायग्राम दैट ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स विच आर बीइंग कंप्रेस्ड इनसाइड. So as we can see that if A point exert the force on B, that will be the action, and in a second way the B exert force on the point A, that will give the reaction. So as you can see that he have used the words of hands. So the force will act on the hands of by the spring will be the action and reaction from point A to point B. तो बच्चों ये आप लोग दोबारा देख सकते हैं कि इसकी एग्जांपल है, क्योंकि व्हेन वी यूज टर्मिनोलॉजी ऑफ डेफिनेशन लाइक लॉज और लाइक एनीथिंग वी मस्ट हैव टू ड्राइव द फार्मूला और SI यूनिट और गिव द एग्जांपल्स. अगर बच्चों आप लोग इनमें से एक चीज़ भी छोड़ोगे अगर इनमें से, तो आप लोगों के बोर्ड में बेटा नंबर वो कट करेगा एग्जामिनर. तो बच्चों अगर न्यूटन के थर्ड लॉ की आपने जो स्टेटमेंट को लिखना है तो ऑब्वियसली बच्चों आप लोगों ने इसके एग्जाम्पल को भी फॉलो अप करना है. तो बच्चों ये था आज का टॉपिक, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को इंशाल्लाह इसकी समझ आई होगी. खुश रहें, खुश रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें. अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकता है. और अपनी छुट्टियों को भरपूर इंजॉय करें. इंशाल्लाह मिलते हैं. अल्लाह हाफिज़ बच्चों.